अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि भो संस्कृतानुरागिणः अस्माकं सर्वेपि विद्वांसः भवन्तः जानन्त्येव अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अधुना संस्कृतमहोत्सवः प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे अद्य द्वितीयः दिवसः वर्तते। अस्य महोत्सवस्य ह्यः समुद्घाटनं जातम्। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य यः विषयः सुनिश्चितः तस्मिन् विषये वयम् एकीभूताः। अत्र विराजमानाः आचार्याः परमश्रद्धेयाः आचार्याः प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः अहं सकार्तज्ञम् आचार्याणां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य अत्र सुस्वागतम् अभिनन्दनम् आचरामि। आचार्याणाम् अभिनन्दनं स्वागतं पौनः पौन्येन वर्तते। इतोपि अस्माकं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अपि वर्तन्ते। अहं तासां चरणकमलेषु नतिततिं विनिवेद्य सुस्वागतम् आचरामि व्याहरामि। अस्माकं संस्थाने सर्वदा तत्पराः भवन्ति तादृशाः मातृकल्पा श्रीमती उर्मिला उर्मी महोदया। एताः रायपुर मण्डलान्तर्गतस्य संयोजिका सन्ति। अहं तासामपि स्वागतम् अभिनन्दनम् आचरामि। इतोपि अस्माकं संस्थानस्य कोरबा मण्डलान्तर्गतस्य ये सदस्याः सन्ति अशोक नाइक महोदयाः, इतोपि दुर्गमण्डलान्तर्गतस्य सदस्याः, ब्लॉक संयोजकाः अन्येपि अत्र विराजन्ते। दुर्गेश नंदनी महोदया, ईश्वरी महोदया अथ च मणिकांत महोदयः अन्येपि आचार्याः अथ च अस्माकं संस्थाने सर्वदा तत्पराः भवन्ति तादृशाः विद्वांसः ज्योतिषादिशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः परमश्रद्धेयाः डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी महाभागाः अत्र विराजन्ते। अहं तेषामपि चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य अत्र सुस्वागतम् अभिनन्दनम् आचरामि। आचार्याणाम् अत्र स्वागतं वर्तते। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य यः विषयः सुनिश्चितः वर्तते छात्राणां कृते विशेषरूपेण संवाद उच्चशिक्षायां संवादः। तत्र अस्माकं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु ये अधीयानाः छात्राः सन्ति तासां वा छात्राणाम् अत्र उपस्थितिः भवेत्। तत्सर्वं मनसि निधाय इयं परिकल्पना समायोजिता। अतएव संस्थानेन एतेषां छात्राणाम् उत्कर्ष विषये संस्कृत विषयिणी चर्चा, रोजगारादि जीविकोपार्जनादि विषयेपि चर्चा, उच्च शिक्षायां कीदृशी संभाव्यते एतत् सर्वम् अत्र संवादरूपेण समुपस्थापयिष्यते। अतएव अधुना अत्र छात्राः सन्ति। अहं छात्रान् प्रार्थयामि स्वकीयं परिचयम् उपस्थापयन्तु। आदौ क्रमशः यः छात्रः वर्तते सः स्वकीयं जो छात्र हैं वो अपना परिचय विश्वविद्यालय महाविद्यालय का परिचय देते हुए अपना परिचय देंगे। सभी से निवेदन है जो छात्र इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों के जो स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षा में लगभग अध्ययन कर रहे हैं अथवा शोध कार्य में जो संलग्न है, जी बोलिए। सुशील कुमार, सुशील
सुशील, आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, जी जी नमो वदतु। नमः। आम् नमो नमः। भवताम् अन्येऽपि सन्ति वा? भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं संस्कृत पठामि। अहं भिलाई इस्पात संयन्त्रे सेवानिवृत्तं प्रबन्धक आसीत्। आचार्याः, तर्हि भवताम् इदं तु छात्राणां संवादशैली वर्तते। भवतां तु अत्र छात्राणां कृते कश्चन परामर्शः छात्राय दानीयः, अत एव अधुना छात्रान् सम्प्रार्थये। जी, जो छात्र जुड़े हुए हैं कृपया वो अपना परिचय देंगे। आपसे निवेदन है। ध्वनि आ रही है? जो छात्र जुड़े हुए हैं कृपया वो परिचय देंगे। संभवतः छात्र नहीं जुड़े हैं क्या? जी, केलकर महोदया, छात्र नहीं जुड़े हैं क्या आपके यहाँ के? कुशल कुशल सुधाकर एक छात्र जुड़ा था। कुशल सुधाकर एक छात्र जुड़ा था, तो वो शायद मुझे लगता है वो उसने मीटिंग छोड़ दी है या देखती हूँ। जी जी, और भी कोई छात्र हैं? जी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि संभवतः नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मैं आदरणीय सुशील महोदय जी से ही पहले निवेदन करता हूं, आप अपने विचार रखें महोदय। आपका अनुभव, आपका विचार उच्च शिक्षायां नहीं, मैं संवादः छात्राणां कृते कथं भवेदिति कृत्वा स्वकीयं विचारम् उपस्थापयन्तु। मैं मैं तो अभी ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं खुद अभी संस्कृत सीख रहा हूँ। आप क्योंकि मैं हिंदी में ही बोलिए। आप हिंदी में जी बोलिए, क्या संभावना है? जी सर। जी मैं तो अभी संस्कृत सीख रहा हूँ। पिछले 2 साल से संस्कृत सीख रहा हूँ मैं। इसके पहले तो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा था, उसके बाद तो कभी पढ़ा ही नहीं। मेरा जो एजुकेशन हुआ था, मैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैंने भिलाई इस्पात संयंत्र में 37 वर्ष सेवा दी है। 2020 में मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ना शुरू किया है। जैसे वाल्मीकि रामायण है या श्रीमद् भगवत गीता है, इन सबको पढ़ने के लिए ही मैंने संस्कृत पढ़ना सीखा। 2023 से सीख रहा हूँ। वह अष्टाध्यायी पाणिनि अष्टाध्यायी से सीख रहा हूँ व्याकरण पूरा। तो जी सर। कक्षाएं मैं कर रहा हूँ और मैं यही संदेश दे पाऊंगा कि संस्कृत हमारी जो भाषा जो है, जो कि संस्कृति हमारे देश की संस्कृति धरोहर है एक प्रकार से। और अगर हम संस्कृत को नहीं अपनाएंगे तो चीज़ों को भूलते चले जाएंगे हम लोग। अभी हम बहुत आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने संस्कृति और संस्कृत को आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में मैं भी रत हूँ इसमें, ताकि ग्रंथों को हम समझ पाए। कई ग्रंथों में मैंने देखा है कि अनुवाद भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, कुछ अपने तरफ से शब्दों को जोड़ दिया गया है। तो संस्कृत सीखने से हमें पता चलता है कि ये इसका क्या अनुवाद होना चाहिए। पदच्छेद जानकर हमको समझ में आ पाता है। तो मैं यही रखूंगा, संस्कृत जी को जी। सीखना चाहिए, जी सर। बोलना भी चाहिए। मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। जी सर। जी अभी सर। बहुत ज्यादा तीव्र गति से बोल नहीं पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अस्माकं धन्यवाद। मध्ये अत्र आभासिकपटले अत्र विराजमानाः सन्ति आचार्याः, ज्योतिषादिविषयेषु कृतभूरिपरिश्रमाः डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी महोदयाः। अहं सकार्तज्ञं प्रार्थयामि। अधुना उच्चशिक्षायां संवादः विशेषतः छात्राणां कृते कथं भवेत्, एतत् सर्वं
स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयन्तु इति आचार्याः अधुना छात्राः सन्ति चेत् तेषां कृते मङ्गलाय भवेदिति। भवन्तः आचार्याः तिवारी महोदयाः। जी आचार्य जी, नमो नमः। आम्, वदन्तु आचार्याः। आम् आम्, ध्वनि आयाति? आम्, आयाति। जी, नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यः नमः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन समायोजिते अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे अद्यतनीय कार्यक्रमे अहं समेभ्यः नौमि सादरं नमो नमः। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि संस्कृत पढ़कर और संस्कृत के क्षेत्र के जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, तो कोई भी विद्या का जब हम अध्ययन करते हैं और किसी भी विषय पर जब हम उसमें प्रवृत्त होते हैं, तो न्याय शास्त्र का एक साधारण सा परिकल्पना है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। तो निश्चित रूप से संस्कृत में यदि हमें रोजगार परक बातें यदि कुछ विचार करनी पड़े, संस्कृत अपने आप में ही देखिए रोजगार है। वस्तुतः संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति, अब वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि हर कोई अपने लिए नौकरी और ये तलाशता है निश्चित रूप से, लेकिन संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने आप में एक संस्था होता है। गुरुकुल का एक पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप में एक चलता फिरता लाइब्रेरी होता है, क्योंकि सभी प्रकार की संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी गली की और पतले रोड की बात नहीं करता है, वो राजमार्ग का विचार करता है। उसके विचार इतने उन्नत और समृद्ध होते हैं। तो संस्कृत पढ़ने के बाद उसको रोजगार की कहीं भी कोई समस्या नहीं है ना। अब प्राचीन भारत की जो विद्याएं थी संस्कृत से संबंधित, यदि उनको देखा जाए तो उसमें मुख्य रूप से ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, दर्शन, ये सारे विषय थे। और विषय ऐसे थे कि इनको किसी एक छोटे से रकम के लिए, किसी छोटे से धन के लिए बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे इतिहास को तो यहां तक कि कुलपति जो हो जाते थे, कुलपति भी अपने निजी खर्चे से छात्रों को पढ़ाते थे और उसमें उनको प्रवृत्त करते थे, संलग्न करते थे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, जब आपको समाज के साथ रहना है और लोकतंत्र में रहना है, तो आपको एक रोजगार की जरूर चिंता होती है। अब यदि उच्च शिक्षा में आज हम बात कर रहे हैं, तो संस्कृत पढ़कर पहली बात तो यह है कि संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में रोजगार के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं दी गई हैं कि बालक का जब मुंडन संस्कार हो तो उसके सामने आप एक कलम रखें, एक पुस्तक रखें, कुछ पैसे रखें, अनाज रखें, उसमें से वो जो चूज करता है उसी हिसाब से हम उसका आजीविका तय करते थे। होता क्या है कि जब मानसिक रूप से वह बालक शुरू से ही समझ लेगा कि मुझे एक लेखक बनना है, मुझे सरस्वती का उपासक बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे व्यवसाय करना है, तो उसका बिल्कुल ही थीम क्लियर रहेगा अपने लाइफ का और वो उस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाता है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि बालक जो है
10वीं 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, एमए भी कर लिया, आचार्य भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका मोटो क्लियर नहीं है कि उसको करना क्या है। वो दूसरों से कहता है कि मेरे लिए कहीं आप व्यवसाय की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे लिए रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। तो यदि पहले से ही उसके रोजगार का उसका मोटो क्लियर हो, देखिए अभी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि जिनका बिल्कुल विचार क्लियर है कि उनको टीजीटी देना है कि पीजीटी देना है, वो बिल्कुल एक परीक्षा में अपना अर्हता लेकर के और एक सीट अपनी कंफर्म वो जॉब में ले लेते हैं। अब जब वैकेंसी आती है तो टीजीटी भी भर दें, पीजीटी भी भर दें, हायर भी भर दें, उधर टेट भी भर दें, वो छात्र जो है चौराहे में घूमते रह जाते हैं। उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की सफलता से दूर भी नहीं रहते हैं, लेकिन 1-2 नंबर से 4 नंबर से वो रह जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें क्लियर करना पड़ेगा अपने विचार को, अपनी मानसिकता को, कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है कि नहीं जाना है। टीचिंग लाइन में जाना है तो संस्कृत के लिए आप देखिए कि छोटे स्कूल से लेकर के और आप माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, सब जगह संस्कृत की पढ़ाई है और संस्कृत के लिए रोजगार के अवसर सब जगह खुले हैं। अब आप कहाँ फिट बैठते हैं वो थोड़ा सा आपको विचार करके और उस पर तैयारी करनी है। आप जरूरी नहीं है कि संस्कृत पढ़े तो आपके पास केवल एक टीचिंग लाइन ही बचता है। आप देखिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर बेचारा एडमिशन ले लेता है एमबीबीएस में, और उसके ही घर में अगर सर दर्द हो तो उसके ही घर वाले उससे नहीं पूछते हैं कि बेटा कौन सी गोली ले आए, वो जा करके जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, मेडिकल स्टोर वाले के पास कोई डिग्री कोई कुछ नहीं, वो पता नहीं कैसे बैठा है, लेकिन उससे जाके बोलेंगे कि सर दर्द है मुझे गोली दे दो। अपने घर में एमबीबीएस रहते हुए भी उससे नहीं पूछेंगे। अपना खुद का घर बन रहा है, कोई सिविल इंजीनियर है उसके घर में, लेकिन उस सिविल इंजीनियर बच्चे से वो नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। एमबीबीएस से नहीं पूछेंगे, क्यों? वो पढ़ाई कर रहा है, अभी अभी एडमिशन हुआ है। लेकिन आप देखिए कि संस्कृत जगत का बालक जो है जाकर के ज्योतिष में, संस्कृत में, व्याकरण में और पुराण में एडमिशन मात्र लेता है, और वो जैसे एडमिशन लेगा पूरे गांव में पता चल जाता है कि भैया उनका लड़का जो है ज्योतिष में एडमिशन लिया है। जैसे ही ज्योतिष में एडमिशन लिया, पत्रिका दिखाने गांव के लोग हाथ दिखाने चले आएंगे। व्याकरण पढ़ा है उससे उनको मतलब नहीं, उसको हाथ दिखाना है क्योंकि संस्कृत पढ़ रहा है। पुराण में जिसने एडमिशन लिया है उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सत्यनारायण की कथा आप ही कर दीजिए। तो ये आपकी विद्या के प्रति श्रद्धा जो है आपके पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने ये उपार्जित की है समाज के सामने, क्योंकि यह अर्थकरी विद्याएं पहले से ही हैं। आपको किसी के पास एक्सपीरियंस लेकर के 10 साल, इसीलिए आप देखिए कि इन फील्ड में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे फील्ड में आप जाइए, जितने साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो टीचिंग में भी आपको हायर में जाना है कि उच्च माध्यमिक में जाना है कि सेकेंडरी में जाना है कि आपको प्राइमरी में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपका एक थीम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़ के केवल और केवल टीचिंग में ही आपके लिए लाइन बचती है। आप बैंकिंग सेक्टर में देखिए, संस्कृत वालों के लिए भाषा अधिकारी का एक पद होता है, सभी नेशनलाइज बैंकों में है, वहां पर संस्कृत पढ़ने वालों को वरीयता है। आचार्य मनीष जी के ही कुछ शिष्य आज आर्मी में धर्मगुरु के पद पर, रिलीजियस टीचर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गजेटेड अधिकारी का पोस्ट होता है वो। तो धर्मगुरु जो आरटी है, रिलीजियस टीचर का पोस्ट है, जेसीओ जिसको आप कहते हैं। आर्मी में भी आपके लिए अच्छी पहुंच है, क्योंकि वहां पर आपका ही शास्त्री और अपने आचार्य नहीं किया है तो कर्मकांड में डिप्लोमा मांगा जाता है। आपके पास पंचांग इत्यादि देखने का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। आप उसमें भी अच्छे देश सेवा करने के लिए अच्छा मौका रहता है। इवन की बड़े बड़े, जैसे मैं मेरी दृष्टि जब देखता हूं तो आप अंबानी से बड़ा इस समय भारत में कोई स्टेट बिजनेस नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, गुजरात में है। वहां पर
मेरे जानकारी में इस समय लगभग 500 से 600 ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण कहने से मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। मैं ब्राह्मण का मतलब ये नहीं, जिसने संस्कृत पढ़ा है उनको वो वहां पर इंटरव्यू के माध्यम से रखते हैं, और एकदम आपको बहुत अच्छी सुविधा, रहना खाना पीना। आपको सुबह में 4 घंटे जाना है और शाम को 4 घंटे जाना है। आपको बस आती है लेने आपके रूम पे और आपको छोड़ने आती है। संस्कृत के प्रति देखिए श्रद्धा, मैं बता रहा हूँ संस्कृत के प्रति, कि एक टूथब्रश भी आपको खरीदना नहीं है। उसी अंबानी के कंपनी में जो लोग नौकरी करते हैं, दूसरों को वो टूथब्रश और कपड़ा तो नहीं देता होगा ना, लेकिन किसी को आने जाने के लिए रूम तक छोड़ने और लाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन आपको व्यवस्थित मान सम्मान के साथ लेकर के आते हैं। और वहां 400 से 500 संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति अपना स्वयं का गुरुकुल खोल सकता है। आज महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो भारत सरकार की अपनी स्वायत्त संस्था है, जो वैदिक बोर्ड की बात करती है। वेदों के लिए कोई बोर्ड नहीं था, संस्कृत का अलग से बोर्ड नहीं था नेशनल लेवल पे, उस लेवल का सीबीएसई के लेवल का बोर्ड है। आप केवल 10 बच्चे रख करके अपना स्वयं का सेवा शुरू कीजिए गुरुकुल के लिए। एक बच्चे के लिए ये लोग 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, तो 50,000 रुपए तो आपके पास यूं ही आ रहे हैं। जो अध्यापक वहां पढ़ा रहा है उसको एक ही अध्यापक चाहिए, उसको वो 30,000 35,000 रुपए दे रहे हैं। उसके बाद आपके 10 बच्चे मिलके आपका कितना, लाख 2 लाख खा जाएंगे क्या महीने का? तो वहां पर आप गुरुकुल की शुरुआत करके आप स्वयं का अर्जन करेंगे, समाज का भी सेवा करेंगे। और जो बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे उनके अंदर नैतिकता, मानवता और धर्म निरपेक्षता, नागरिकता, इन सब का ज्ञान अपने आप रहेगा। आपको अलग से उनको कहीं ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे याद है, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उनका एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे पूछा गया कि यदि आप जो है इस देश में, आपको शिक्षा के सुधार के लिए यदि कुछ किया जाए तो आप क्या, आपको फ्री हैंड दे दिया जाए, आप क्या करेंगे? बोले सबसे पहले मैं तानाशाह बनूंगा, मैं हिटलर बनूंगा। और वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चा एमकॉम पढ़ता हो कि एमएससी पढ़ता हो कि एमबीए पढ़ता हो कि आचार्य पढ़ता हो कि एमए करता हो, मास्टर डिग्री जिसके पास भी है, जो भी मास्टर डिग्री ले रहा है, उसको कंपलसरी मैं गीता पढ़ाऊंगा। क्योंकि गीता पढ़ने वाला व्यक्ति, आज जो समाज में आप देख रहे हैं छोटी मानसिकता, इधर से चॉकलेट नहीं आया, उधर से ये नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लिया, पिताजी ने ऊंचे आवाज में बोल दिया तो सुसाइड कर लिया, घर छोड़ के चला गया। ये समस्याओं से निजात पा जाएगा समाज यदि वह भगवत गीता का अध्ययन करता है। तो ये गीता कहाँ का है? हमारे संस्कृत का है। आज पूरी दुनिया, आप देखिएगा कि नाट्य शास्त्र की बात हो रही है, आज रील की बात हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर रील बना के और पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ 10 रूपक और उपरूपक इनकी बात होती है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है ड्रामा के लिए, नाटकों के लिए ही विख्यात है। तो इन सब की ओर थोड़ा सा युवाओं को लौटना पड़ेगा, और लौट भी रहे हैं। संस्कृत जगत का पढ़ा हुआ व्यक्ति केवल पंडिताई नहीं कर रहा है, वह रील भी बना रहा है, उससे भी कमा रहा है। इंस्टाग्राम पर उसके फ्रेंड्स फॉलोइंग देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, समाज की सेवा भी हो रही है। लोगों को एक अपने संस्कारों से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि संस्कृत में करोड़ों अरबों शब्द हैं। धातु पाठ आप पढ़िए, अष्टाध्यायी पढ़िए, आप संस्कृत व्याकरण के जितने भी ग्रंथ, इवन की व्याकरण छोड़ दीजिए, संस्कृत में हमारे यहाँ उपन्यास भी लिखे गए हैं। अंबिका दत्त व्यास जी ने उपन्यास भी लिखा, शिवराज विजयम, और उसमें उन्होंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। आप उत्तर रामचरितम पढ़िए, भवभूति को पढ़िए, आप कालिदास को पढ़िए, आप मम्मट को पढ़िए, रुद्रट को पढ़िए, दुनिया भर के क्षेमेंद्र से लेके बड़े बड़े आचार्य, लेकिन गाली जैसा एक शब्द संस्कृत के साहित्य में आज तक नहीं मिलेगा। दूसरी भाषाओं में आपको मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में हमारे यहाँ अपमानित करने के लिए गाली जैसा कोई शब्द आज दिनांक तक नहीं है। तो आपका युवा इस बात को लेकर के भी कार्य करे, और समाज के सामने आप लेखन शैली से संस्कृत देखिए, पढ़ने की
जो चेष्टा है, यदि बहुत अच्छे तरीके से वह अपनी विद्या का पारंगत बने तो उसको कहीं भी नौकरी के लिए, तो देखिए हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटियों में भी आप उसमें भी संस्कृत में वेरिफिकेट्स हैं कि आपने व्याकरण पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है, उसमें भी आप फलित ज्योतिष पढ़े हैं, गणित ज्योतिष पढ़े हैं, व्याकरण में आप नव्य व्याकरण पढ़े हैं, प्राचीन व्याकरण पढ़े हैं, दर्शन में आप योग पढ़े हैं, न्याय पढ़े हैं, मीमांसा पढ़े हैं, दुनिया भर के जैन बौद्ध से लेके हर दर्शन सब चीज की व्यवस्था है। और संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि उसने अपनी डिग्री ईमानदारी से ली है, पढ़ के ली है, तो उसको कभी भी अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हे भगवान अब आगे वाले समय में क्या होगा। जो आज एमबीए, इंजीनियरिंग और दुनिया भर की डिग्रियां लेके प्राइवेट सेक्टर की हालत हो रही है, जी 5 आचार्य साल जी, 10 साल किए। हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, छात्र, उनका भी जी जी संवाद लेना है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे जो है कुछ यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र पूजा, कुमारी पूजा कोई जी हैं? जी जी जी, आइए, स्वागत है आपका। आपका परिचय देते हुए आदरणीय सर अभी बोल रहे हैं, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी सर। आपको ये जो कार्यक्रम है, ये उच्च शिक्षा में संवाद, हमें आपको जहाँ समस्या हो रही हो अध्ययन, अध्यापन और भविष्य को लेकर के चीजों को, उन चीजों को आप सीधा बात कर सकती हैं। जी समस्याएं तो अभी नहीं है क्योंकि हमारी गुरु माँ है, उनसे नहीं, समस्या वार्तालाप का हो जाता है। तात्पर्य आप समझ रही हैं। बात यह है कि संस्कृत विषय आपने चयन किया है, आप इसके भविष्य को किस दृष्टिकोण से देख रही हैं, संवाद यही से आरंभ होगा। आप, अगर आप स्नातक में हैं, स्नातकोत्तर में हैं अथवा पीएचडी की छात्रा हैं, तो आप किस दृष्टिकोण से इसको लेके चल रही हैं? क्या है आपका आगे का इसमें भविष्य, क्या आप देख रही हैं, उस हिसाब से इसमें चर्चा करेंगे। जी, मैं संस्कृत में आगे नेट करना चाह रही हूँ जी और इसके अलावा संस्कृत इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि इससे नैतिकता, सामाजिकता, सदाचार, सद आचरण, मतलब उसको मैं अपने व्यवहार में उतारना चाह रही हूँ। और मेरे साथ साथ और भी बच्चे हैं मेरे घर के, तो उनको भी ये सब सिखाना चाह रही हूँ। मेरे घर में एक झलक दिखाई दे सनातन धर्म का। जी और भी हमारे, आपका परिचय आपने बताया नहीं, आप कहाँ से हैं, किस विश्वविद्यालय से हैं, महाविद्यालय से हैं? जी, मेरा नाम पूजा सिंह ठाकुर है। मैं लोरबी में रहती हूँ। अभी पढ़ाई मेरा खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से हो रहा है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र, आवाज आ रही हो तो आप म्यूट खोल करके बोल सकती हैं। और भी हैं छात्र, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी सभी को संदेश भेजा गया था कि सभी आप जुड़ेंगे, और सभी बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। और आपके खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से और कोई छात्र हैं, कुमारी पूजा जी?
प्रणाम सर, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। जी जी, मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से मैंने स्नातकोत्तर किया है क्लासिकल म्यूजिक में और संस्कृत में। मैं डॉक्टर पूर्णिमा केलकर के सानिध्य में हूँ अभी। और मेरा मानना ये है सर कि संगीत जो है वो मानते हैं कि सामवेद ही संगीत का जहाँ से संगीत उत्पन्न हुआ है, तो मैं उस पे अभी शोध करना चाहती हूँ सर। तो उसके लिए वो विषय ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा कि सामवेद में जितने भी जैसे सामवेद में उदात अनुदात स्वरित ये स्वरों का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो अभी के जनरेशन में वो कैसे उसका क्या प्रभाव है या कहाँ तक अभी, क्योंकि विलुप्त होने लगा है सर ये सब चीजें, जी तो उस आचार्यवर पर समाधान करेंगे, आपको जरूर जी इसका जी समाधान मिलेगा। जी जी तिवारी जी। जी। और मेरी मैम जो है वो भी जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी मैं कुछ इस विषय पे राय चाहूंगी। और मृत्युंजय सर तो हैं ही, तो बस कुछ आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं सर। जी धन्यवाद। आपका प्रश्न जो है उसी में उत्तर छिपा हुआ है। पहले तो ये है कि आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी एक विदुषी प्रोफेसर के यहाँ आपका शिक्षा दीक्षा चल रहा है और आप एक बहुत सही दिशा में काम कर रही हैं। जी दूसरा ये है कि अनुसंधान जो है वो कई प्रकार का है, तो उसमें आपको जो अनुसंधान करना है, देखिए सामवेद को लेकर के सामवेद की कुछ शाखाएं प्राप्त हैं, कुछ अप्राप्त हैं। जो शाखाएं प्राप्त हैं उनको लेकर के आप काम करेंगी, और जो संगीत से उसका रिलेशन है, जी जो उसमें ऊह्य गान है, ग्राम गान है, वेन गान है, गान के प्रकार हैं, तो उन मंत्रों के आरोह और अवरोह के क्रम से ही उनका संगीत भी है ना। तो जी जी चूंकि मैं तो उस विषय का भी नहीं हूँ, लेकिन जो आदरणीय पूर्णिमा केलकर मैम है, तो आप यदि उन्हीं के सानिध्य में, होता क्या है कि यदि आपको सानिध्य सही मिल जाए, तो आपने जी कहा कि उसमें करना सही रहेगा कि नहीं, सही तो बिल्कुल है, उसमें गलत तो कुछ नहीं है। और जी उनके मार्गदर्शन में आप करेंगी तो आपको कोई न तो समस्या होगी, और नई आपका जो शोध होगा निश्चित रूप से जो सामवेद और इन चीजों को लेकर के लुप्त होती जा रही, क्योंकि हम उसको पढ़ना छोड़ रहे हैं, तो जी आप उसी बहाने एक शाखा का संरक्षण होगा और आपके द्वारा उन मंत्रों पर कुछ प्रयोग होंगे, तो ये तो बड़ा सुंदर विषय रहेगा। और ये आपके विश्वविद्यालय के लिए नहीं, मुझे लगता है ये पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए आपका यह एक प्रायोगिक, क्योंकि संगीत विश्वविद्यालय आपका है और पहले से आप लोग संगीत के पारंगत लोग हैं, तो उसको लेकर के आप करेंगे तो काफी अच्छा आप लोग कर पाएंगे। बिल्कुल जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा महोदय। मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि आप छात्रों के लिए अपना एक विशिष्ट परामर्श संवाद जो है वो करें, जिनके माध्यम से सभी इसका लाभ ले सकें। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं विगत 30-40 साल से उच्च शिक्षा से शिक्षक के रूप में, प्राचार्य के रूप में भी जुड़ा रहा, और ये जो जॉब ओरिएंटेड क्लासेस हम लोग लेते थे, तो हम पाते थे कि संस्कृत सबसे सक्षम, भाषा की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, वैदिक धर्म संस्कृति के ज्ञान से, और जितने भी प्रतियोगिता परक परीक्षाएं हैं उसमें जितना सामान्य ज्ञान है वो तो सब कुछ संस्कृत में निष्ठ है, संस्कृत में है। अभी विशेष रूप से जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है,
उसमें तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार संस्कृत ही है। तो चाहे नाट्य शास्त्र हो, अभिनय हो, गीत संगीत हो, साहित्य हो, धर्म हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, किसी भी क्षेत्र में संस्कृत संरक्षक मार्गदर्शक है। आप देखेंगे कि अभी जो है, जो भी बच्चे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, टॉपर हैं, वे सब लोग कहीं ना कहीं संस्कृत की पृष्ठभूमि से हैं। और पूरे विश्व में कोई भी, जैसे अभी बताया जाता है संस्कार को लेके, आचरण को लेके, तो हितोपदेश से, पंचतंत्र से, श्रीमद् भगवत गीता से, वेदों से, पुराणों से अच्छा कहाँ उनको मार्गदर्शन मिले। और भारत को ही जानना है, भारतवर्ष को जानना है, भारत का ही सामान्य ज्ञान जानना है, तो बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना कविम कालिदासम च भारतम भारतम नहीं। और भारत में जब तक भारत से प्रतिष्ठा स्यात् विश्वस्य महीतले यावत सेव्यते सुर भारतीय, तो ये सब सोच विचार के कहा गया है। और जो भी जीके है, मॉडर्न है, कंपटीशन है, जीवन है, अच्छे नागरिक बनाना है या नागरिक बनना है, राजनीति, प्रशासन में, समाज सेवा में जाना है, तो संस्कृत से श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से संस्कृत तो सक्षम है और शक्ति है, उसका लाभ उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों को मैं ये बताता हूँ, उसका असर भी पड़ता है। बहुत बच्चे पदों पे जाके मिलते हैं, फोन करते हैं, तो बड़ा संतोष होता है कि भाषा ठीक करना है, उच्चारण ठीक करना है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वो तो सब संस्कृत के कारण ही होगा। अगर डिक्शनरी बनानी है, सीखनी है, शब्द जानना है, तो अष्टाध्यायी जगन्माता अमर कोश जगत पिता, तो ईंट है, पत्थर है, इसकी दृष्टि से शब्द है, व्याकरण, गारा और चूना और सीमेंट है, तो भाषा का भवन तो संस्कृत ही खड़ा करेगी। तो बहुत बहुव्यापक, बहुत विस्तृत संस्कृत की भूमिका है। और संस्कृत कामधेनु है। जो संस्कृत की शरण में आ गया, उसका तो समाज में, जॉब में, नौकरी में, सब जगह उसकी उन्नति होनी है। अब वो कुछ ध्वनि का कुछ चक्कर चल रहा है, आवाज कुछ ये हो रही है, तो संक्षेप में इतना ही कहना सूत्र में ठीक है। और क्या, शुभकामनाएं हैं। जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से संस्कृत के क्षेत्र में जितने भी छात्र आते हैं, उनका विकास स्वतः सिद्ध है। और बहुत सारे ऐसे अनुभव और उदाहरण आचार्यों ने जीवन में देखा है। उनके अनुकूल छात्रों को वो अपने सामने। जी एक बात और मनीष जी, जी मैं क्या है कि तुलसीदास जी की वो पंक्ति है कि परोपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण नर न घनेरे। मैं उनको बताता हूँ कि मैं संस्कृत विषय लेके पीएससी से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड के लिए चयनित हुआ था। अगर मैं उच्च शिक्षा छोड़ के, प्राध्यापक ही छोड़ के उधर जाता, तो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर होता। तो उनको प्रेरणा मिलती है कि केवल सर कहते नहीं है, उस विषय को चुनते हैं, बताते हैं, सीखा है, जाना है। तो ये भी चीज जोड़ देना चाहिए हम जो अपने माध्यम से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर, धन्यवाद, बहुत नमस्कार। अच्छा। और यही प्रेरणा मिलती है, जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर संस्कृत के साथ हैं, तो बहुत सारा कार्य सहज और सरल हो जाता है। हमारे मध्य उपस्थित हैं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया। मैं उनसे भी सादर प्रार्थना करता हूं, प्रणाम पुरस्सर। आप छात्रों को भी अपने इस संवाद शैली के परामर्श से वक्तव्य स्थापित करेंगे। जी आदरणीय केलकर महोदया। सर्वान् प्रणमामि। नमस्सभायै। अद्य पञ्चदश संस्कृतमहोत्सवस्य द्वितीयः दिवसः अस्ति। दिवसेऽस्मिन् छात्राणां मध्ये संस्कृतशिक्षायाः का स्थितिः इति विषयम् अधिकृत्य छात्रैः सह
संवादात्मक दृष्ट्या अद्य एका वार्ता एव भवति। अस्तु तावत्। सर्वप्रथम अहं भाषायाम् एव कथयामि कि सबसे पहली बात ये है कि जब आप किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है कि हम विषय क्यों पढ़ते हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे आचार्य शर्मा जी ने भी इसका संकेत किया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में लागू की जा रही है। एनईपी के रूप में उसे कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे विश्वविद्यालय में इससे संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला में ये कहा गया कि ये जो शिक्षा नीति है इसका एक लक्ष्य ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी चतुर्मुखी होकर विचार कर सके, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल, चतुर्मुखी होकर उसका चिंतन बढ़ सके। अब एक बात ये है, आज की पीढ़ी है ना, और उससे पहले वाली जो पीढ़ी है, उससे पहले वाला जो एक हमारा गुरु परंपरा का एक आधार रहा है, तो उस समय की जो शिक्षा थी और आज की जो शिक्षा है, इससे यदि हम वर्तमान दृष्टि और पूर्व की शिक्षा की दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करें या इनमें तुलनात्मक चिंतन करें, तो पहले क्या था कि अगर कोई विद्यार्थी एमए करके, एमए उत्तीर्ण करके आता था तो उसके पश्चात उसको बहुत शीघ्र ही जो है वो आजीविका का साधन मिल जाता था। कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि स्नातकोत्तर के तत्काल पश्चात किसी न किसी महाविद्यालय से जुड़ गए हैं या विश्वविद्यालय से उन्हें एक आजीविका का आधार मिल गया है। अब आज की यदि हम दृष्टि से इस बात का विचार करें, इस बात का चिंतन करें, तो सबसे पहली बात है ज्ञान। आज का विद्यार्थी, मैं विद्यार्थियों के लिए ये जरूर कहूंगी, और मैंने ये प्रयास इसीलिए किया था कि इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, पर ये कुछ ऐसा भाग्य है या ऑनलाइन की बात यदि हम करें, और आज मौसम ने ही बहुत जो है वो उस तरह की करवट ली है कि मौसम जो है वो आज हमारे साथ नहीं है, अनुकूल नहीं है। खैरागढ़ में तो आज बड़े बाढ़ की स्थिति थी, विश्वविद्यालय के चारों ओर पूरा पानी भरा हुआ था, मोबाइल इत्यादि सभी जो है वो अपना कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं कर रहे थे, नेट इंटरनेट सब की समस्या, तो इससे छात्र शायद बहुत कम जुड़ पाए। पर जितने भी छात्र, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का विद्यार्थी चहुमुखी तो है पर स्थिर नहीं है, उसके मन का स्थायित्व न जाने कहाँ चला गया। मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, मैं इसमें भी कार्य करूंगी, मैं उसमें भी कार्य करूंगी, मैं इसमें भी एमए करूंगी। एक विद्यार्थी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, न जाने कितने विषयों में एमए की बात कहता है, स्नातकोत्तर की बात कहता है। और दूसरी बात, तो वो एमए कर लेता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती, मैं इसमें शोध करूं कि उसमें शोध करूं, मेरे पास बहुत सारे विषय हैं। वो विद्यार्थी कहीं रेगुलर एमए करता है तो दूसरे विषय में प्राइवेट एमए करता है। क्यों इतनी अस्थायीता, क्यों इतना अस्थायित्व क्यों है, इतनी क्षणिकता क्यों है? वैसे भी जीवन तो क्षणभंगुर है, तो सभी जानते हैं, पर आप तो कम से कम स्थायी रहिए। अर्जुन ने एक निश्चित लक्ष्य रखा था, तब वह सफल हुआ था। तो प्रत्येक आप, हम सभी कुछ न कुछ दृष्टि से कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति रुचि रखते हैं। वो क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो अपना एक लक्ष्य रखता है, तब वो अपने स्कोर तक पहुंच पाता है।
तो आप विद्यार्थी एक निश्चित लक्ष्य को क्यों नहीं रखते? जो विषय आपने शुरू से लिया है उसी को पूरा करिए, उसी के साथ चलिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे विषयों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमको अंतरानुशासनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी साइट हमारी होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जो विषय आपने पढ़ा है उसका आपके विषय से क्या संबंध है। यदि आपने संस्कृत को चुना और उसके बाद आपने दूसरा विषय पढ़ा, तो आप ये सोचिए कि संस्कृत जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने एमए किया है, उस संस्कृत में दूसरे विषय को हम कैसे स्थापित करें। संस्कृत में संगीत कहाँ है, संस्कृत में चिकित्सा कहाँ है, आयुर्वेद कहाँ है। आज हम साइंस विज्ञान की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण क्या हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नहीं दिया? हमारे आर्यभट्ट ने नहीं दिया? खाने अंतरतमा के भाष्य में आचार्य पतंजलि ने गुरुत्वाकर्षण की बात कही है। एक पत्थर को ऊपर उछाला जाए तो वो नीचे गिरता है, क्यों? गच्छत्यांतर्यतः। तो आप अन्य विषयों में अपने विषय को मिलाकर देखिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि हमारे लिए रोजगार का या आजीविका का कौन सा मार्ग हो सकता है। सबसे पहली बात कि जब आप संस्कृत में आयुर्वेद को देखेंगे, संस्कृत में विज्ञान को देखेंगे, संस्कृत में संगीत को देखेंगे, यहाँ तक कि संस्कृत में आप सैन्य शास्त्र, मिलिट्री साइंस को देखेंगे, महाभारत में कैसा कौशल है। भगवत गीता एक हमारी परिचित विज्ञान की हमारे मित्र हैं, उन्होंने वो साइकोलॉजी पढ़ाती, तो उन्होंने एक बार मुझको कहा कि ये भगवत गीता पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जो कि भगवत गीता को केवल श्लोक न बोले, उसका अर्थ न बताए, बल्कि भगवत गीता में कैसा मनोविज्ञान छुपा है उसके विषय में बताए। कि आज जैसे कि पहले तिवारी जी ने भी चर्चा की, आचार्य मृत्युंजय जी ने, कि आज जो है भगवत गीता पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी का विचार है वो सकारात्मक हो जाता है। आज का विद्यार्थी कई बार ऐसा होता है कि वो एक नकारात्मक दृष्टि से गुजरता है, पर यदि वो गीता का अध्ययन करे और उसके पास कोई कृष्ण हो, क्योंकि गीता के रूप में उसको कृष्ण जी मिल जाते हैं, तो वो अध्ययन जब करता है तो उसकी नकारात्मकता सकारात्मकता में स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाती है। तो तात्पर्य ये है कि भगवत गीता से मनोविज्ञान का संबंध किस प्रकार स्थापित होता है। भगवत गीता पढ़ने से आपकी मानसिक स्थिति में कैसा सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे कई ऐसे विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं जहाँ पे साइकोलॉजी जैसे विषय में संस्कृत का एक पद है। उन्होंने मुझे बताया, मेरी एक मित्र है, उन्होंने ही बताया, वो इस राज्य की नहीं है, वो गुजरात की थी, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे राज्य में मनोविज्ञान के साथ साथ एक संस्कृत का पद रखा गया है जो कि एक सहायक के रूप में है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं इस प्रकार आजीविका का साधन ढूंढ सकते हैं। और दक्षिण भारत में तो MBA का जो विद्यार्थी है वो गीता का अध्ययन करता है, क्यों? क्योंकि गीता में प्रबंध शास्त्र है। तो रोजगार अगर आप चाहें तो जहाँ चाह वहाँ राह की जो बात होती है, तो आप अवश्य कुछ न कुछ कर सकते हैं। और एक बात अक्सर मैं विचार करती हूँ, अभी बीच में मैं इस संदर्भ में बहुत पहले नौनिहाल जी जो हैं सागर विश्वविद्यालय में, उनसे चर्चा हुई थी। संस्कृत पत्रकारिता को लेकर काफी अभी बात हो रही है और एक आंधिक वार्ता नाम का प्रतिदिन का एक समाचार पत्र है, ऑनलाइन है, ई समाचार पत्र है आंधिक वार्ता। मेरी एक शोधित छात्रा है जो कि संस्कृत पत्रकारिता को लेकर शोध कर रही है।
तो आज ये एक बात आती है कि जो बच्चा, जिस छात्र ने संस्कृत का अध्ययन किया है, तो वो संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे जा सकता है। और मैं नहीं जानती, मुझे इस बात की पूर्णतः जानकारी नहीं है, ये जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, शोभा ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो उसमें संस्कृत जर्नलिज्म को कहाँ तक रखा गया है, क्या इस तरह का कोई विषय इस समय जो है वो इंट्रोड्यूस या उस तरह का विषय कहीं कोई प्रस्तुत किया गया है। यदि नहीं है तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि संस्कृत जर्नलिज्म, संस्कृत पत्रकारिता को रखा जाए। और यदि कोई बच्चा संस्कृत पत्रकारिता पढ़ता, जी, संभवतः वहाँ अभी तक संस्कृत में हाँ, पत्रकारिता नहीं है महोदया। अच्छा, तो जी इस पर काफी एक प्रयास होना चाहिए और मैं भी प्रयास करूंगी। मुझे लगता है कि वहाँ के कुलपति कौन है, वो शायद जोशी जी थे ना पहले, जी, अभी नए कुलपति आए तो हैं। क्योंकि अगर हाँ जी हाँ, तो कोई विद्यार्थी यदि संस्कृत पत्रकारिता करता है तो उसे रोजगार के लिए बड़ी सरलता हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में संस्कृत में पत्रकारिता तो चल रही है पर उस दृष्टि से नहीं चल रही है जिस तरह से चलनी चाहिए। तो इसलिए पत्रकारिता का अध्ययन करना आवश्यक है। और आकाशवाणी, दूरदर्शन में जो संस्कृत समाचार दिए जाते हैं, आपकी वहाँ बहुत आवश्यकता महसूस होती होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके लिए उच्चारण देखा जाता है। यदि इसलिए बार बार हम कहते रहते हैं कि विद्यार्थियों उच्चारण शुद्ध करिए। यदि आपका उच्चारण शुद्ध है, आपकी भाषा सही है, भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान है, तो आप समाचार वाचक के रूप में भी कहीं ना कहीं स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपने संस्कृत पढ़ी तो स्कूल में या कॉलेज में ही आपको कार्य मिलना चाहिए, अन्यत्र भी आप कार्य अवश्य कर सकते हैं। तो समाचार वाचक के रूप में आप स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। समाचार वाचक है, समाचार वाचिका है, उस तरह के आप स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। और एक बात और ये भी है कि कई विद्यालय या कई महाविद्यालय इस प्रकार के भी हैं जहां पर जो है आजकल तो VSC चलाया जा रहा है, वैल्यू एडेड कोर्स जो है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत है। तो ये जो वैल्यू एडेड कोर्स चलाया जा रहा है, उसमें सबसे पहली बात ये है कि उसमें हमको संस्कार परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इससे संबंधित कोई ना कोई शिक्षा जो है वो अपेक्षित होता है। तो ये महाविद्यालयों में अलग से इसका पद रहता है कि जो नैतिक शिक्षा दे सके। नैतिक शिक्षा का अलग से जो है वो एक पद निर्मित किया गया है, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बताया गया है। क्योंकि ये चर्चा हमारे वर्कशॉप में, कार्यशाला में चल रही थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वैल्यू एडेड कोर्स है, मूल्य आधारित पाठ्यक्रम है, उसके लिए अलग से पद की रचना की जानी चाहिए, जिससे आजीविका के लिए विद्यार्थी भी आगे आए जो युवा संस्कृत पढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण ज्ञान होना। ऐसा नहीं कि आपने एक पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, उसको छोड़ दिया। 1 साल संस्कृत पढ़ा। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें कही गई, दरअसल विद्यार्थी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कि विद्यार्थियों को ये लगता है कि ये जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसमें 1 वर्ष आप पढ़ के छोड़ देंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप छोड़ते जाएंगे, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपको लगभग 7 वर्ष में, भले आपने छोड़ दिया, पर 7 वर्ष का समय है जिसमें आपको अपना ऑनर्स पूर्ण करना है। ज्ञान तो आपको पूर्ण रूप से लेना ही है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसके तहत संस्कृत की दृष्टि से आपको रोजगार के, आजीविका के बहुत से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और
जो हमारा जीई का एक पाठ्यक्रम है, सामान्य ऐच्छिक जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, उसका अध्ययन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी करेंगे। अब ये बताइए कि इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी संस्कृत के सामान्य ऐच्छिक का अध्ययन करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए जो है वो एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जीई यानी जनरल इलेक्टिव या सामान्य ऐच्छिक जो सामान्य रूप से पाठ्यक्रम है उसको पढ़ा सके। तो रोजगार के अवसर हैं, थोड़ा सा हम सबको प्रयास करना है। आप सभी आगे आइए। और हमारे जो युवा विद्यार्थी, मैं उनसे 2 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि यदि किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में संस्कृत का पद नहीं है, विशेष रूप से हमारे राज्य के महाविद्यालय में, तो आप क्या कहेंगे या हम क्या कहते हैं, शासन ने पद नहीं बनाया। मुझे लगता है यदि आप युवा आगे आए, आप शासन को प्रेरित करिए। आप सरकार के शासन, आप सरकार या शासन कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। आप अगर आगे आएंगे तो विवेकानंद जी ने जैसा कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध, तो युवा यदि आगे आएंगे तो शासन को विषय खोलना ही पड़ेगा। तो आपको एकत्रित होकर आगे आना है। और हमारी जो कुलपति महोदया हैं, उन्होंने ये कहा कि यदि विद्यार्थी नहीं आते तो आप लोगों को महाविद्यालय में जाना चाहिए। आप सभी को या जो पूर्व विद्यार्थी हैं उनको महाविद्यालयों में जाकर वहां पर व्याख्यान दीजिए। तो हम तो एक शिक्षक हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी व्यस्तताएं होती हैं। आज 2-3 दिन से हम एनईपी का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसमें इतनी व्यस्तताएं हो जाती हैं कि चाहकर भी हम नहीं जा सकते। पर आप तो स्वतंत्र हैं, और जो स्वतंत्र होता है वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। स्वतंत्र कर्ता हमारा सूत्र है, तो स्वतंत्र तो कर्ता होता ही है, और आपके कर्तृत्व है क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो आप जाइए, आप स्वयं के लिए रोजगार ढूंढिए, किसी पर आश्रित कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप स्वयं जाकर पद बनाएंगे तो आपको रोजगार या आजीविका अवश्य मिलेगी। स्वयं ढूंढिए, स्वयमेव निवेदिता, आप स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। और अंत में मैं एक बात रखना चाहूंगी, अभी कुछ एक संकेत करना चाहूंगी, बहुत विस्तार से तो नहीं। आप सभी छात्र हैं, युवा हैं, हम सभी यहाँ पे हैं। कुछ दिनों से हमारे राज्य में या संपूर्ण भारतवर्ष में एक नकारात्मक बात हो रही है, नकारात्मक चर्चा आ रही है। उसके संबंध में एक बात मैं कहना चाहूंगी, स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। बस इतना याद रखिए, आपका धर्म जैसा है आप अपने धर्म में रहिए। आप अपने धर्म में यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं तो वो आपकी उन्नति ही होगी, और अन्य धर्म भयानक होता है। एक छोटा सा संकेत है, आप लोग सभी प्रबुद्ध हैं, है ना, तो जितने भी विद्यार्थी हैं, तो आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो सनातन परंपरा है वो सबसे श्रेष्ठ है। हमें अपनी परंपरा के साथ रहकर ज्ञान परंपरा का निर्वहन करना है, और आप आगे बढ़िए, और ईश्वर करे आपको अपना स्थान अवश्य मिलेगा। और आप यदि स्वयं ही स्वयं के लिए ढूंढेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं का स्थान तो स्वयं के लिए निर्धारित होता ही है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आपका यह सारगर्भित विशिष्ट उद्बोधन छात्रों के लिए हितकारी होगा। जिस उद्देश्य से, जिस परिकल्पना से इस छात्र संवाद शैली को, कार्यक्रम को रखा गया था, उस उद्देश्य से उतने छात्रों की उपस्थिति नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी यह ऑनलाइन माध्यम से उन छात्रों तक संदेश जरूर पहुंचेगा कि संस्कृत हो अथवा अन्य विषय हो, अपने विषय के अनुरूप आप अपने कर्तव्यों के अनुरूप
शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन के माध्यम से अपने कार्य की सिद्धि, लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हैं। विशेषतः संस्कृत छात्रों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था और हमारे बीच में उपस्थित हुए डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी और डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी, तीनों का विशिष्ट वक्तव्य संवाद शैली के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया और आने वाले समय में हम और इसको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथियों के रूप में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे संस्थान के दुर्ग मंडल के जिला संयोजक श्री हेमंत शर्मा जी को निवेदन करता हूं, आप आइए और सभी अतिथियों का, विशेषकर संवाद शैली के जो परामर्शदाता के रूप में उपस्थित थे, इन सभी का धन्यवाद ज्ञापन और सभी श्रोता बंधु का भी धन्यवाद ज्ञापन करें, निवेदन। जी धन्यवादाः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। अहं हेमंत शर्मा, जिला संयोजकाः, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान दुर्ग मंडलतः। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे विद्वान विशेषज्ञ अपने अमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए, श्रीमान मृत्युंजय तिवारी महोदय, जिनके ज्ञान से हम पिछले महोत्सव में भी और बीच बीच में संस्थान के कार्यक्रम में वे हमारे निरंतर जुड़ते हैं। अपने ज्ञान से अपने अनुभवों से वो हमको लाभ दिलाते रहते हैं संस्थान को और सदस्यों को। आज के इस कार्यक्रम में परम विदुषी, परम सम्माननीय, आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनके एक एक वचन हमारे संस्थान के लिए संजीवनी का काम करता है। जब जब भी हमको उनकी आवश्यकता होती है, हम उनके विचारों को सुनते हैं। निश्चित रूप से ऐसे परम विदुषी डॉक्टर केलकर महोदया, जिनके बगैर हम एक पग भी चलना हमारा जो है कठिन है। परम सम्माननीय वरिष्ठ शिक्षाविद, साहित्याचार्य के रूप में विराजमान, आज के इस परामर्श जो उच्च शिक्षा संवाद है उसके लिए आमंत्रित हैं ऐसे परम विद्वान, परम साहित्याचार्य गुरुदेव डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जिनके निरंतर प्रयासों से संस्कृत शिक्षा के अलग जगाने का प्रयास उन्होंने निरंतर किया। उनके ऐसे बहुत से शिष्य हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। उनके मार्गदर्शन में संस्कृत शिक्षा प्राप्त किए हैं, कुछ शोध किए हैं, बहुत ने विद्या वारिधि की उपाधि भी प्राप्त की है। आचार्य मुकेश चौबे जी, संगठन सचिव हमारे संस्थान के, वरिष्ठ सदस्य एवं आज इस द्वितीय दिवस के कार्यक्रम पर पधारे सभी सम्माननीय शिक्षकगण और हमारे उच्च शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे या ग्रहण कर चुके छात्र
चाहे छात्राएं हैं, उनका जो बहुत ही धैर्यपूर्वक उन्होंने आज की इस कार्यक्रम को समझा। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में हमने बहुत सी संख्याओं में इस लिंक को भेजते हैं, लेकिन उस संख्या में हमारे शिक्षक जुड़ नहीं पाते। जिला संयोजक होने के नाते हमें भी ये बहुत खेद होता है। आज मुझे आने में विलम्ब हुआ क्योंकि मैं गाँव से आया हूँ और पानी जैसे कि हमारी गुरु माता ने बताया कि आज बारिश बहुत सुबह से अनवरत हो रही है। आमनेर के किनारे मेरा भी गाँव है, उधर ही तो बाढ़ की समस्या इत्यादि थी, तो मैं शाम को आया हूँ। तो अब ठीक है, नेट बाधा भी कही रही है, लेकिन अपेक्षित हमको संख्या बल नहीं मिल पाता है, तो बड़ी क्षुब्धता होती है, बड़ी खेद और खिन्नता होती है। और हमारे संस्थान ने अभी हमने खुद ही ग्रुप बनाया है जिसपे सभी को लिंक भेजते हैं। ईश्वरी देवांगन जी, दुर्गेश नंदनी सोनी जी व्याख्याता जो है संस्कृत के जो संगठन जिला संयोजक ब्लॉक संयोजक हैं, वे जुड़े थे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज भी अभी ईश्वरी देवांगन मैम जो संस्कृत के प्रति समर्पित रहती हैं, उनका जो है धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुन रही है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आगे आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह 15 दिवसीय तक चलने वाले इस महोत्सव पर आप सभी संस्कृत विद्वान, संस्कृत अनुरागी लोग, छात्र, शिक्षक और सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े लोग इस कार्यक्रम पर जुड़े। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति दोनों में निहित है और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच आप अतिथि भगवान लोग आए हैं। ऐसे ही हमारे जो ये 15 दिवसीय ज्ञान सरिता जिसमें प्रवाहित होगी, संस्कृत ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, यह कार्यक्रम के रूप में, उन सभी कार्यक्रमों में आप निश्चित रूप से आएंगे। महोत्सव के अन्य कार्यक्रमों पे आप आएं, यही हमारी कामना है, यही हमारी अपेक्षा है। और इस तरीके से मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो भी शिक्षा संवाद के रूप में परिचर्चा में भाग लिया और छात्र छात्राओं को और हम शिक्षकों को जो भी आपने सूचनाएं जानकारियां दी, उसका लाभ निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं संस्थान की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। नमो नमः। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। और भी हमारे शिक्षक बंधु जो जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा। कल तृतीय दिवस में कार्यक्रम का जो स्वरूप है, वो है सामाजिक चिंतन करने वाले हमारे सामाजिक कार्यकर्तागण, समाज में विभिन्न वर्गों के रहने वाले चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि बहुत सारे लोगों से हम संस्कृत के विषय में उनकी विचारधारा को श्रवण करेंगे। तो निश्चित रूप से एक नया प्रकल्प ये भी है और इस प्रकल्प में देखेंगे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पा रहे हैं। और आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से कि जो समाज के व्यक्ति संस्कृत में अगर रुचि है, संस्कृत नहीं भी पढ़ पाए हैं और कोई भी वर्ग से किसी भी कार्य में रत हैं, तो उनको जरूर जोड़िए और कल उनसे अपने विचारों को बोलने के लिए प्रार्थना करिए। आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से, और सबको कहिए कि कल आएं और हम जानना चाहेंगे कि समाज में संस्कृत को लेकर के क्या चर्चा चल रही है, क्या विचारधारा चल रही है, क्या उनके मन में चल रहा है और क्या हमें करना चाहिए। तो इस विचार को हम समाज तक, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के तक पहुंचने के लिए इस एक विशेष सत्र को रखा गया है। तो कल के दिन हम सामाजिकानां संस्कृत विषयिणी दृष्टि अमुम विषयम् अधिकृत्य स्वः अस्माकं कार्यक्रमः भविता। तस्मिन् विषये समेषां विदुषां, श्रोतॄणां, सामाजिक कार्यकर्तॄणां च
स्वागतम अभिनंदनं वर्तते। अहं सकार्तज्ञं प्रार्थयामि। समेऽपि आचार्याः तत्तत्क्षेत्रेभ्यः कोणेभ्यश्च विराजमानाः सामाजिक कार्यकर्तृभ्यश्च अत्र आवाहनं कुर्वन्तु इति, अत्र आनयन्तु, तेषां विचारान् वयं श्रोष्यामः, अथ च संस्कृतविषयिणी चर्चां करिष्यामः। इसलिए निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है। और इसी क्रम में हम आगे आने वाले जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा आपके साथ है। प्रतियोगिता के विषय में छात्रों की जो सूची है वो आपसे निवेदन रहेगा कि यथाशीघ्र भेजने का प्रयास करेंगे अपने जिला संयोजकों के माध्यम से, और एक दिन पहले भेजेंगे तो उसको व्यवस्थित करने में उचित होगा। तो आप सभी एक सूची को पुनः एक बार देख लेंगे कौन सा कार्यक्रम कब है, और पुनः हम कल शाम को 7 बजे जुड़ेंगे इसी क्रम में, और ये निरंतर संस्कृत महोत्सव हम मनाते चलते रहेंगे। हम सभी एक साथ मिलकर के कल्याण मंत्र का पाठ करते हुए, अनम्यूट है उसको आप म्यूट है उसको अनम्यूट कर लें, और कल्याण मंत्र के साथ यहीं पर विराम करेंगे। सभी से निवेदन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। सर्वेभ्यो प्रणामाः, धन्यवादाः। प्रणाम।